वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हमने एमओस के ऊपर वर्किंग करनी है। ये भी एक स्टैटिस्टिकल टूल है, ठीक है। पाथ एनालिसिस, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, ये इसके दूसरे नाम हैं। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस है, उसको परफॉर्म किया जाता है। एसपीएसएस के अंदर लास्ट टाइम हमने एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस किया था, लेकिन आज एमओस के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। कोशिश करूँगा कि आराम आराम से बताऊँ और डिटेल में बताऊँ सारी चीज़ें, ठीक है। तो मेरे साथ रहिएगा और इसको अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें। ये हमारे पास मॉडल है, ठीक है। टोटल वेरिएबल्स यहाँ पे मेरे 6 और एक 7 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने करना है कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, यानी कि मॉडल फ़िट। सबसे पहले मॉडल फ़िट चेक करेंगे। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें यूज़ करते हैं। कोई पी क्लोज़ यूज़ करता है, कोई रूट मीन स्क्वायर को यूज़ करता है मॉडल फ़िट बताने के लिए, कुछ सबका कम्बिनेशन यूज़ करते हैं, कुछ लोग CFI को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने किस चीज़ को यूज़ करना है ये आपको पता होना चाहिए मॉडल फ़िट को बताने के लिए। मुख्तलिफ़ पेपर्स हैं, मुख्तलिफ़ रेफरेंसेस हैं जो कि आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं एमओस से। ये एमओस की इंटरफेस आपके सामने है, लेआउट, ठीक है। तो बड़ा आसान तरीका है, आप खुद से भी बना सकते हैं यहाँ से, और इससे भी आसान तरीका है जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले ये कि आपको सारी चीज़ों का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले इस तरह के कोई छोटे छोटे आपने जितने आपके वेरिएबल्स हैं उतने उतने दायरे बना लेने हैं, ठीक है। जैसा कि मेरे वेरिएबल्स कितने थे, मॉडरेटर को निकाल के 6, तो मैंने 6 जो है वो इस तरह के सर्कल बनाने हैं, ठीक है। 2 3 4 5 और 6, ठीक हो गया। अब इनको एक तरतीब से लगाऊंगा। ये जो ट्रक सा नज़र आ रहा है ये ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए होता है। इसको मैंने क्लिक किया और इनको तरतीब से लगाने की अब मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ये आ गया और फिर साथ से ये आ गया, ये आ गया। थोड़ा सा लंबा होगा प्रोसीजर ये, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। ये करने के बाद इस चीज़ को यूज़ करें, इस पे ला के क्लिक करें और ये आपके सामने छोटे छोटे डिब्बे बनते जाएंगे। यहाँ पे कौन सी चीज़ आनी है, ये जो एक दायरा है ये आपका वेरिएबल है, और वेरिएबल के जितने क्वेश्चंस होंगे उस हिसाब से यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल्स हैं यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास जो क्वेश्चनर है उसके हिसाब से पहले में 5 हैं, फिर 7 हैं, 7, फिर 7 हैं, फिर 5, फिर 7 और फिर 5, कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रोटेट वाला, इसको पकड़ें, इसको रोटेट करें तो इस तरह से इसकी शेप बनती जाएगी सबकी। ये जल्दी जल्दी से आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बल्कि इसको इस तरफ रखें, ठीक है, ज़्यादा आसानी हो जाएगी इसमें, ठीक है। थोड़ा सा दोबारा मूव करने की कोशिश करते हैं ताकि इनको अलाइन किया जाए। इनको ठीक करने के लिए आप मूव ऑब्जेक्ट पे आएंगे और साथ ये जो बना हुआ है यहाँ पे प्रिजर्व सिमेट्राइज, इसको दोनों को इकट्ठे क्लिक करना है, फिर इनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, इसको थोड़ा हम और नीचे कर लेते हैं। इसके अलावा इसको भी नीचे करते हैं, इसको भी। और ये आपके सामने एक ना
सिमेट्रिकल थोड़ा सा बन गया है, यहाँ पे ये थोड़े लंबे हो गए हैं, कोई मसला नहीं है इस चीज़ का। अब नेक्स्ट क्या किया जाता है, इनको नेम दिया जाता है सबको, जो जो नेम होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल मेरे पास हैं सारे, इनके क्या क्या नेम है, प्लेफुलनेस, ए टाइप यूज़, इसके अलावा यूज़फुलनेस, जॉयफुल, इस तरह के जो आपके वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो 6 या 3 या 4 जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं उनको यहाँ पे नेम देना है। इसको क्लिक करेंगे 2 दफ़ा और आपके पास जो है ना वो वेरिएबल नेम यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप ए टिप लिख सकते हैं, ठीक है, जिस हिसाब से आपने इनको रखा हुआ है, ठीक है। मैं ये समझा रहा हूँ। इसके बाद जो हमने चीज़ करनी है वो इससे ज़्यादा आसान है, खुद ब खुद आपका ये जो पैटर्न है ना, या ये वाला, ये बन जाएगा, ठीक है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए। इसके बाद आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से ना अपना डाटा सेट लेते हैं। डाटा सेट आपने लेना है, जहाँ पे रखा हुआ है, मेरा इस वक्त है डाउनलोड में, जी हाँ ये पड़ा हुआ, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया और अब मैं क्या करूँगा, अपना वेरिएबल निकालूँगा, ठीक है। पहला मेरा वेरिएबल ये है 7 वाला, तो मैं इसको यहाँ में डालना शुरू कर दूँगा, ठीक है, इस तरह से। ये लंबे नाम आ रहे हैं, इनका कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप इसको यहाँ से चेंज हो जाएगा जब आप करेंगे रीसाइज ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स, ठीक है, तो ये सारे अपनी अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे, ठीक है। ये एक तरीका है इसको यूज़ करने का, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ की जाती है वो है, इनको सबको सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, नेम देने के बाद, और प्लगइन में जाके यहाँ पे एक होता है ड्रा कोवेरिएंसेस, इस तरह से ये कोवेरी आपस में हो जाते हैं सारे, ठीक है। आप इनको इस तरह से भी कर सकते हैं, आप इनको बाय हैंड इसके ज़रिए भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। यह वो नहीं हो रहा क्योंकि ये पहले हो चुका है, ये किसी के साथ नहीं था इसलिए यहाँ से हो रहा है। तो ये एक मैनुअली तरीका है, इतना खूबसूरत नहीं लग रहा होगा आपको, लेकिन इस पे अगर मेहनत की जाए, जो कि पहले लोग करते थे और मैंने जब किया था तो तब भी मैंने खुद इस तरह से ड्रा किया था और बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ था। बहरहाल अब थोड़ी सी चीज़ चेंज हो चुकी है, एक बड़े ही बेहतरीन SPSS एमओएस को जानने वाले हैं, जेम्स गास्किन। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो यकीनन उनका नाम भी जानते होंगे, जेम्स गास्किन। गैस्किनेशन यानी कि उनकी एक अपनी वेबसाइट है, वहाँ पे उन्होंने बड़े प्लगइन्स बनाए हुए हैं जिनकी वजह से जो एमओएस पे काम करना है वो बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया होगा, आप उसको ओपन करेंगे ना तो आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। इस विंडो के ओपन होने के बाद आपने यहाँ पे देखना है पैटर्न मैट्रिक्स बिल्डर को, इसको डाउनलोड करें। ये डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है। देख लेते हैं इसको डाउनलोड हुआ है या नहीं हुआ। इसके बाद डाउनलोड पे आएँ और यहाँ पे ये पैटर्न मैट्रिक्स बिल्डर डाउनलोड हो चुका है। आप लोगों ने क्या करना है, इसको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और देखना है कि यहाँ पे अनब्लॉक तो नहीं लिखा हुआ। अगर अनब्लॉक लिखा हुआ है तो उसको अनब्लॉक कर लें पहले इसको, ठीक है, इस प्लगइन को। ओके किया, इसके बाद सिंपल सा है, इसको कॉपी किया यहाँ से, ठीक है, कॉपी किया, सी में गए, प्रोग्राम फाइल्स, उसके बाद हम IBM पे आए, SPSS एमओएस 21, मैं इस वक्त 21 यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास कोई भी हो सकता है, ठीक है। प्लगइन्स में आए और यहाँ पे आके इसको आपने पेस्ट कर देना है। मैंने यहाँ पे पहले किया हुआ है इसलिए यहाँ पे रिप्लेस बता रहा है, ठीक है। तो ये करने के बाद क्या होगा, आपके पास, मैं इसको नया ओपन करता हूँ,
आपके पास प्लगइन्स की ऑप्शन के अंदर एक और प्लगइन ऐड हो चुका होगा जिसे पैटर्न मैट्रिक्स मॉडल बिल्डर के नाम से लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये करता क्या है, ये बड़ी आसान हो गया, हमें हाथ से ड्रा करने की कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है। लास्ट टाइम हमने EFA किया था, EFA के अंदर जो पैटर्न मैट्रिक्स था उसको उठाना है हमने, ठीक है। अगर आप लोग साथ साथ कर रहे हैं तो अपना डाटा डल मत कीजिएगा, ठीक है, उसको रखें। मैं दोबारा से करने की कोशिश करता हूँ। ओके, करना क्या है, हमने अब यहाँ से पैटर्न मैट्रिक्स को उठाना है, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद एमओस पे आए, एमओस पे आने के बाद हमने पैटर्न मैट्रिक्स बिल्डर, उसने कहा पहले डाटा को स्पेसिफाई करें, जो आपका डाटा सेट है उसको पहले पुट करें यहाँ पे, ठीक है। अब ये आपके सामने एक टैब आ गया, इसमें जो पैटर्न मैट्रिक्स है उसको कॉपी कर दें और क्रिएट डायग्राम कर दें। थोड़ा सा वेट करें, अब इसके बाद देखें क्या बनता है। ये देखें जी, आप खुद बताएं कि इस तरह से अपने हाथों से बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इस एक प्लगइन की वजह से ये चीज़ इतनी आसान हो गई है कि पता चल गया है कि कितने वेरिएबल्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 और 6 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और उनके कितने कितने क्वेश्चंस आगे, ये भी उसने यहाँ पे खुद ब खुद जो है वो प्रेडिक्ट कर लिया है। बस एक चीज़ उसने प्रेडिक्ट की, वो है नेम इनका, ठीक है, यहाँ पे नेम। तो हम नेम खुद लिखेंगे और उसके बाद CFA को परफॉर्म करेंगे। आप लोगों का भी तकरीबन इस तरह का बनना चाहिए। बहुत सारे लोग EFA यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए उनको हाथ से बनाना पड़ता है। बहरहाल अगर आप हाथ से ना भी बनाएं और EFA यूज़ कर लें और उसका पैटर्न मैट्रिक्स यूज़ करते हुए यहाँ पे ये एक बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप हाथ से बनाएंगे तो शायद इतना बेहतरीन ना बने। तो हम नाम अब चेंज करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। डबल क्लिक किया और इसको वेरिएबल नेम चेंज किया, इसको करते हैं यूज़फुलनेस, ठीक है। फिर दूसरा जॉयफुलनेस, तीसरा प्लेफुलनेस, चौथा एटिपिकल, पांचवा डिसीजन क्वालिटी, छठा है इन्फो एक्विजिशन, ठीक है। नाम वगैरह चेंज हो गया जी। इस वक्त ये बिल्कुल तैयार है, इस पे अब वर्किंग की जा सकती है, ठीक है। तो वर्किंग स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। सबसे पहले हम अपना डाटा सेलेक्ट कर चुके हैं, हमने एनालिसिस प्रॉपर्टीज़ में जाना है और आउटपुट में क्या लेना है, हमने मिनिमाइजेशन हिस्ट्री, स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट्स, मॉडिफिकेशन इंडिसेस, और यहाँ पे आप लोग 20 कर लें, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, लेकिन इसका क्या मकसद होता है ये मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद हमने इसको सेव करना है, ठीक है। यहाँ पे पहले कुछ मैंने सेव किए हैं, आपका नहीं होगा तो आप इसको स्टार्ट के नाम से सेव कर दें या कुछ भी, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। और इसको रन करने की कोशिश करते हैं अब, अल्लाह खैर करे। और ये रन हो चुका है। यहाँ तक अगर आपका नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम आई है, अक्सर यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, रन नहीं होता है और सामने एक छोटा सा डिब्बा बन जाता है। उसमें से जो चीज़ें लिखी होती हैं वो बड़ी काम की चीज़ें होती हैं, आप उनको असेस करें, उनको देखें कि आप कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहे हैं। अक्सर रन इसलिए नहीं होता, कोई ना कोई जो है ना वो डाटा सेट के अंदर कोई ना कोई चीज़ मिस हो रही होती है, कोई ना कोई वैल्यू मिस होती है। एक भी वैल्यू मिस होगी तो CFA रन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आपने इस चीज़ को क्लिक करना है, व्यू द आउटपुट पाथ डायग्राम,
स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट्स, और आपके सामने ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे यूज़फुलनेस, इसकी लोडिंग चेक करें, सबकी 8 से ऊपर हैं, 5 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं कि कम से कम 7 होनी चाहिए, लेकिन 5 का रेफरेंस भी है, 6 का भी है, ठीक है। 5 से जितनी भी ऊपर होंगी वो सारी बेहतरीन होंगी, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं होगा। इसके बाद बाकी सब की देखते हैं, सारी बिल्कुल ठीक हैं। ये 0.6 है, कोई मसला नहीं है इस चीज़ का। इसके अलावा ये भी 0.60 है, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को हम नहीं देखते हैं कि ये क्या है, कन्वर्जन वैलिडिटी है या डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है। हम पहले मॉडल फिट चेक करते हैं कि ये जो हमारा मॉडल है आया कि ये फ़िट है या नहीं है। तो किस तरह से पता चलेगा? हमें आउटपुट से, जो इसकी आउटपुट निकली है, इसको ओपन करते हैं, मॉडल फिट की तरफ आते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें यूज़ करते हैं, कोई काई स्क्वायर और डिग्री ऑफ फ्रीडम को चेक करते हैं, या इस चीज़ को देखते हैं ये कम से कम होना चाहिए, जितना कम होगा ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। इसके अलावा लोग CFI को देखते हैं, 0.95 से ऊपर हो तो बहुत बेहतर है, ठीक है। ये 0.93 है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको 0.95 होना चाहिए इसका, ठीक है। इसके अलावा पी क्लोज़ देखते हैं, पी क्लोज़ बिल्कुल भी नहीं ठीक, ये 0.003 है, 0.05 से ऊपर होना चाहिए। रूट मीन स्क्वायर जो यहाँ पे है वो 0.057 है, 6 से नीचे है लेकिन 5 से नीचे नहीं है, तो इसको 5 से नीचे भी, अलबत्ता 6 का रेफरेंस भी है लेकिन 5 से नीचे तो लाजमी होना चाहिए। तो इस वक्त मॉडल इतना फ़िट नहीं है हमारा। वो आपकी भी इस तरह से आ सकता है, अगर तो CFI और ये बाकी चीज़ें बिल्कुल बेहतर हैं, जैसे कि पी क्लोज़ 0.05 से ऊपर है, रूट मीन स्क्वायर 0.05 से नीचे है, और CFI 0.95 से ऊपर है। इसके अलावा PNFI भी 8 से ऊपर है या 9 से ऊपर है, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपका मॉडल फ़िट है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या किया जा सकता है? इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मॉडल को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखें जो क्वाई स्क्वायर है वो इस वक्त 1300 के करीब है। ऐसा इसलिए हो जाता है कि एक तो मॉडल की कम्प्लेक्सिटी, हमारे 6 वेरिएबल हैं इसलिए इसकी ये कम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा है, और इसका सैम्पल साइज़ भी बड़ा है। जितना सैम्पल साइज़ बढ़ता जाएगा क्वाई स्क्वायर भी बढ़ता जाएगा, उसकी वजह से ये बाकी सारी चीज़ें थोड़ी बहुत डिफ्लेक्ट हो रही होती हैं। तो हम कोशिश करते हैं इसको ठीक करने की। मॉडिफिकेशन इंडिसेस में आए तो आपको याद है मैंने पीछे मॉडिफिकेशन इंडिसेस जब एनालिसिस आउटपुट के हवाले से देखा था तो वहाँ पे मैंने 20 लिखा था 4 के बजाय। 20 लिखने का मतलब ये था कि जितनी भी 20 से ऊपर है ना मॉडिफिकेशन इंडिसेस, वो हमें पता चल जाए। तो इस वक्त हमारे सामने, और इसमें सबसे बड़ी जो है वो 68 है, E13 से E40 की मॉडिफिकेशन इंडिसेस। तो इसको देखते हैं इसका क्या किया जा सकता है। एक मिनट, E13 टू E14, E13 ये वाला, E13 और E14, ये देखें लास्ट पे 2 क्वेश्चन थे जॉय के, तो उन्होंने फिल करने वालों ने, रिस्पोंडेंट्स ने ये देखा कि एक और जॉय का क्वेश्चन आ गया तो उन्होंने बिल्कुल सेम आंसर कर दिया 6 का, 6 जैसा। तो ज़्यादातर लोगों ने 6 और 7 का एक ही तरह का आंसर दिया हुआ है, इसलिए इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है ना वो बन चुका है। बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक किस्म की कोरिलेशन इन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इसको क्या किया जा सकता है? यहाँ तो आप इसको डेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास इतनी लिबर्टी है कि आप डेल कर पाएँ तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अलबत्ता अगर डेल नहीं कर सकते हैं तो इसको कोवेरी करें, इसको ऐसे करें, वापस इसके साथ कोवेरी किया जाता है। कोवेरी क्यों किया जाता है? इसके ऊपर पेपर भी लिखे हुए हैं, इसके ऊपर रेफरेंसेस भी हैं, आपको मिल जाएंगे। दोबारा रन करने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को, और फिर देखते हैं कि मॉडल फिट कैसा है। ये मॉडल फिट यहाँ पे आप देखें
कि जो क्वाई स्केयर है वो पहले से कम हुआ है, ठीक है। CFI 0.94 हुई है, पहले से ज़्यादा बेहतर हुई है। और पी क्लोज भी बेहतर हुआ है, 0.06 हो गया है। और रूट पिन स्केयर भी नीचे आया है। इसका मतलब ये कुछ तंग कर रही थी हमें आपस में कोरिलेशन की वजह से। तो एक दो और को करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद कौन सा बड़ा है, ये 57 वाला E19 to E20, और उसके बाद ये 45 वाला E3 to E4, 19 to 20, 19 20। ये देखें, प्लेफुलनेस 5 और प्लेफुलनेस 6 ये भी बिल्कुल करीब हैं एक दूसरे के, तो इनको भी कोवेरी किया जा सकता है। सेम आंसर लोगों ने किया हुआ है इसका। इसके अलावा एक और था, E3 to E4 था शायद, दोबारा से देखते हैं क्या है। E3 to E4, हाँ। और इसको सेव किया और दोबारा रन किया। अब मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें बेहतर हो गई होंगी, हमारा मॉडल अब फिट हो चुका होगा। ये कोवेरी करने के रेफरेंसेस हैं, इसका कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी वाली इसमें बात नहीं है, ठीक है। मॉडल फिट देखें, काई स्केयर कितना नीचे आ चुका है, 1300 को टच कर रहा था, ठीक है, अब तकरीबन 1100 के करीब है। इस चीज़ को भी नोट करें, ये भी ठीक है। इसके अलावा ये सिग्निफिकेंस की वैल्यू ये भी बिल्कुल ठीक है। CFI हमारा 0.954 हो चुका है, यानी 0.95 से ऊपर है, बहुत बेहतर है। अब ये मॉडल फिट कहलाने के काबिल है, ठीक है, अब ये गुड के अंदर आ रहा है। इसके अलावा पी क्लोज 0.7 बेहतरीन हो चुका है, रूट पिन स्केयर 0.05 से नीचे आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो मेरा मॉडल है यहाँ पे वो गुड है, वो ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है, इसको मॉडल फिट कहा जा सकता है, ठीक है जी। अब मॉडल फिट के बाद हमने चेक करना था रिलायबिलिटी, यानी कंपोजिट रिलायबिलिटी। लास्ट लेक्चर में मैंने क्रॉनबैच अल्फ़ा की बात की थी, अब कंपोजिट रिलायबिलिटी देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा वैलिडिटी का इशू देखेंगे कोई है या नहीं है, और इसमें वैलिडिटी के अंदर डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी और कन्वर्जन वैलिडिटी को देखेंगे, ठीक है। वैलिडिटी चेक करने के लिए हमें एक एक्सेल शीट की ज़रूरत है। ये एक एक्सेल शीट है जो कि जेम्स गास्किन सर ने बनाई हुई है, ठीक है। ये आपको स्टैटविकी से मिल जाएगी। इसका भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दिया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने हम आउटपुट पे वापस आते हैं। यहाँ पे एस्टीमेट्स पे गए, यहाँ पे हमें दो चीज़ें चाहिए। एक हमें स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन वेट चाहिए, ठीक है। इसको हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आए, स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन यहाँ पे कॉपी किया इसको। इसके अलावा हमें चाहिए होगा कोरिलेशन चाहिए होगी, ये है, इसको कॉपी किया यहाँ से। लैपटॉप काफ़ी स्लो चल रहा है आज, इसको यहाँ पे किया, ठीक है। और इसको यहाँ से क्लिक किया, आपके पास एक टेबल बनाया आ जाएगा। आपके सामने टेबल है, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है वैलिडिटी कंसर्न, कि हमारी इस मॉडल की वैलिडिटी ठीक नहीं है। और ये क्यों है, नीचे यहाँ पे उसकी वजह भी बताई होगी इन्होंने। तो सबसे पहले यहाँ से चेक करते हैं कि हमारे 6 टोटल वेरिएबल्स से CR से मुराद कंपोजिट रिलायबिलिटी, ये 0.7 से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन 9 से ऊपर हो तो बहुत ही बेहतर है। इसके अलावा AVE से मुराद एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड, MSV से मुराद मैक्सिमम शेड वेरिएंस, और इसके अलावा यहाँ पे एवरेज शेड वेरिएंस भी होगा। हाँ, यहाँ पे एवरेज शेड वेरिएंस तो नहीं है, अलबत्ता मैक्सिमम शेड वेरिएंस है और एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड है। यहाँ पे जो रेड कलर की चीज़ है इसका मतलब है प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम किसके अंदर है, इंफॉर्मेशन एक्विजिशन के अंदर। आपको याद हो तो EFA के अंदर भी यही तंग कर रहा था, और CFA के अंदर भी इसकी जो लोडिंग थी वो कम थी।
और अब ये वैलिडिटी का कंसर्न भी हमारे सामने इसी के हवाले से आया है। नीचे जो चीज़ें लिखी हुई हैं अगर आप इसको देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या कह रहा है। इसका जो AVE का स्क्वायर रूट है वो कम है। किससे कम है? यहाँ से कोरिलेशन स्टार्ट होती है, कोरिलेशन में किसी एक पॉइंट से ये कम है। ये देखें वहाँ यहाँ पे कोरिलेशन जो है वो डिसीजन क्वालिटी के साथ इंफॉर्मेशन एक्विजिशन की वो 0.75 है, और जबकि यहाँ पे 0.733 है स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड। तो इसकी वजह से यहाँ पे कंसर्न है। और फिर एक और चीज़ है कि जो एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड है वो कम है मैक्सिमम शेड वेरिएंस से। ठीक है, ये देखें, ये एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड कम है मैक्सिमम शेड वेरिएंस से। तो ये भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी कंसर्न है यहाँ पे। अब इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, चले हम इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों का भी किसी तरह से यहाँ पे कंसर्न आया हो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का या कन्वर्जन वैलिडिटी का, तो आप लाजमी चेक करें। डिस्क्रिमिनेंट तो मैं यहाँ पे ठीक करके आपको बता दूंगा, अलबत्ता कन्वर्जेंट अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको अलहदा से गाइड कर सकता हूँ। तो वापस हम एमओएस पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम हमें ज़्यादा कर रहा है वो इंफॉर्मेशन एक्विजिशन है। इसको चेक करने की कोशिश करते हैं दोबारा से। हाँ, इसका है 0.6 लोडिंग आ रही है इस पर। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास लिबर्टी है, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, आप लोग भी ख़त्म कर सकते हैं। इसका रेफरेंस मौजूद है कि आपने क्यों ख़त्म किया, मॉडल फिट नहीं हो रहा था या उसकी लोडिंग कम थी। ठीक है, तो इसके रेफरेंसेस भी मौजूद हैं, इसमें भी परेशान होने की बात नहीं है, इसको ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, चाहे आपने खुद क्यों ना बनाया हो क्वेश्चनर या आपने किसी का अडॉप्ट किया हो, तो फिर भी आप जो है ना वो डेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके 8 सवाल हैं एक वेरिएबल के, तो उसमें तकरीबन आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 डेल कर सकते हैं, यानी 25% जो है आप उसको ख़त्म कर सकते हैं अगर तो आपने कहीं से क्वेश्चनर अडॉप्ट किया है, कोई सर्वे अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसको दोबारा रन करने की कोशिश करते हैं। सेव किया और रन किया। मुझे लगता है कि अब प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जानी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेंट या कन्वर्जेंट वैलिडिटी इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको एक दफ़ा पैरो करके देख लेते हैं। 0.74 यहाँ पे जो कोरिलेशन है वो पहले से कम हुई है, मुझे लगता है कि अब ठीक हो चुका होगा। तो एस्टीमेट्स पे दोबारा गए, यहाँ पे हमने 2 चीज़ें कॉपी करनी थी। ठीक है, एक इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। इसके बाद हमने कॉपी करना है कोरिलेशंस को और इसको यहाँ पे कॉपी करना है। क्लिक किया और यहाँ पे आपके सामने आ गया है नो वैलिडिटी कंसर्न। ठीक है, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। अब आपने रिपोर्ट क्या करना है, सबसे पहले तो आपने लिखना है कि मॉडल फ़िट है। मॉडल किस तरह से फ़िट है, आपने कुछ मॉडल फ़िट के जो कंपोनेंट्स होंगे वो आपने बताए होंगे लाजमी के। जो CFI है वो 0.95 से ऊपर है, जो पी क्लोज है वो 0.05 से ऊपर है, जो रूट मीन स्क्वायर है वो 0.05 से नीचे है। ठीक है, इसके अलावा काई स्क्वायर ओवर डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपने बताया होगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपने मॉडल फ़िट किस लिहाज से पेपर के अंदर लिखना है। मुख्तलिफ़ पेपर्स में मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, लेकिन जो आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये तकरीबन हर जगह पे मॉडल फ़िट के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने ये पूरा कॉपी कर लें इसको, ये सारे का सारा, और इसको अपने वर्ड के जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे ले जाएं और फिर आप वहाँ पे चीज़ों को रिपोर्ट करें कि ना कोई कन्वर्जेंट वैलिडिटी इशू है और ना ही कोई डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी इशू है। जो हमारी कंपोजिट रिलायबिलिटी है वो बहुत बेहतर है, 0.7 से सारे ऊपर हैं। ठीक है, इसके अलावा एवरेज वेरिएंस जो एक्सट्रैक्टेड है वो भी 0.5 से ऊपर है, जो कि डिस्क्रिमिनेंट या कन्वर्जेंट वैलिडिटी इशू नहीं आ रहा। इसके अलावा जो रूट मीन स्क्वायर है, एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड, वो सबका ज़्यादा है, किसी का भी कोरिलेशन के किसी भी एक पॉइंट से भी कम नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोई
वैलिडिटी कंसर्न नहीं है, कोई कन्वर्जेंट वैलिडिटी, कोई डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी नहीं है। तो ये आपका CFA है, ठीक है। आप इस पूरी चीज़ को भी कॉपी कर सकते हैं, इसको सारे को कॉपी कर सकते हैं और मेरे ख्याल में इस सारे को कॉपी करके अपने वर्ड की जो रिसर्च पेपर जिस पे आप लिख रहे हैं वर्ड के ऊपर, वहाँ पे इसको पेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और बताना चाहिए कि हमारे पास जो इस वक्त मॉडल है उसमें किसी की भी लोडिंग 7 से कम नहीं है, 1 की होगी मेरा ख्याल है, हाँ इसकी, तो इसका कोई मसला नहीं है। 0.5 से ऊपर होनी चाहिए सबकी, आपको इसके रेफरेंसेस मिल जाएंगे। इसके अलावा ये कोरिलेशन है सबकी यहाँ पे 0.8 से कोई भी ऊपर नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी वैलिडिटी कंसर्न नहीं है। तो इसको कॉपी कर लें और वर्ड पे पेस्ट करें। इसके अलावा जो ये वाला टेबल है इसको कॉपी करें और वर्ड के ऊपर पेस्ट करें, तो आपका CFA जो है एमओएस के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कॉमन लेटेंट फैक्टर के ऊपर बात करेंगे और इसके बाद हम एमओएस के अंदर किस तरह से हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, किस तरह से मीडिएटर को टेस्ट किया जाता है, किस तरह से मॉडरेटर को टेस्ट किया जाता है, वो हम एमओएस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। वीडियो आज काफ़ी माशाल्लाह लंबी हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।